नमस्कार, आप हैं IBN7 के साथ। आइए एक नजर डालते हैं देश भर की 100 खबरों पर। बिहार चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। हालांकि बीजेपी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा तुरंत बाद एनडीए की सहयोगी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने इस पर सख्त एतराज जताया। आरएलएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फजल इमाम मलिक ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जब सीटों के तालमेल पर बातचीत चल रही थी, ऐसी स्थिति में सूची जारी करना गठबंधन धर्म के खिलाफ है। सूत्र कहते हैं कि आरएलएसपी का मानना है कि बीजेपी ने जिन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, उसमें से 3-4 सीट आरएलएसपी को मिल सकती थी। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति ने 43 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में सीआईसी की बैठक के बाद देर रात नामों का ऐलान किया गया। बीजेपी चुनाव समिति की इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी शामिल हुए। 2 घंटे से ज्यादा चली बैठक के बाद उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। उम्मीदवारों की लिस्ट में 50% से अधिक महिलाओं और युवाओं को जगह दी गई है और करीब 60% उम्मीदवार अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गों के हैं। लिस्ट में पहले चरण के लिए 19 सीटों, दूसरे चरण के लिए 15 सीटों, जबकि अन्य चरणों के लिए 9 उम्मीदवारों की घोषणा की गई। पटना साहिब से नंदकिशोर यादव, औरंगाबाद से पूर्व मंत्री रामाधार सिंह, बेगूसराय से सुरेंद्र मेहता, नोखा से रामेश्वर प्रसाद चौरसिया, गया शहर से प्रेम कुमार की उम्मीदवार बनाया गया है। जबकि जारी की गई लिस्ट से 3 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। इससे पहले सीट बंटवारे पर नाराजगी को लेकर रामविलास पासवान के बेटे और एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना रुख साफ किया। चिराग का कहना था कि सीट बंटवारा जिस तरह से हुआ उससे उनकी पार्टी हैरान थी। उन्होंने साफ किया कि नाराजगी जरूर थी, लेकिन इतनी भी नहीं जितना बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले हमें जो सीटों का फॉर्मूला बताया गया था, वो वादे किए गए थे, वो पूरे नहीं हुए। उन्होंने ये भी कहा कि जीतन राम मांझी से उनकी कोई नाराजगी नहीं है। एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान ने कहा कि परिवार में खटपट होती रहती है और जीतन मांझी जी हमेशा ही बड़े नेता रहे हैं। बिहार में सीमांचल में चुनावी ताल ठोकने वाले एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वो किसी भी पार्टी के साथ समझौता नहीं करेंगे। एमआईएम नेता ओवैसी ने यह भी कहा कि वो बिहार के सीमांचल में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इसका ऐलान भी जल्द करेंगे। ओवैसी ने मुसलमानों से बीजेपी को हराने के लिए सीमांचल के अलावा बाकी सीटों पर दूसरे सेक्युलर दलों को वोट देने की अपील की है। ओवैसी ने लालू पर पलटवार करते हुए कहा कि 2005 में उन्होंने लालू प्रसाद यादव की पार्टी के लिए बिना बुलाए चुनाव प्रचार किया था। इससे पहले आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करके कहा है कि किसी भी धर्म के कट्टरपंथी के लिए उनके महागठबंधन में कोई जगह नहीं। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सभी को चुनाव लड़ने की आजादी है, लेकिन नीतीश ने ओवैसी को महागठबंधन में शामिल करने ना करने के मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोला। महागठबंधन में नहीं शामिल होने के एनसीपी के फैसले के बारे में जब पार्टी अध्यक्ष शरद पवार से पूछा गया तो उन्होंने सम्मानजनक सीटें न मिलने की बात एक बार फिर से उठाई। उन्होंने कहा कि बिहार में 2 सांसदों वाली कांग्रेस को 40 सीटें हैं, जबकि उन्हें सिर्फ 2 सीटों की पेशकश की गई जो उन्हें मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने महागठबंधन से अलग रहने का फैसला किया। हालांकि पवार ने कहा कि अगर आज भी उन्हें सम्मानजनक पेशकश मिले तो वो महागठबंधन में शामिल होने के फैसले पर पुनर्विचार करने को तैयार हैं। बिहार चुनावों के बीच एलजेपी के वैशाली से सांसद रामा सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। सूत्र कहते हैं कि रामा सिंह पार्टी से काफी लंबे समय से नाराज चल रहे थे। बिहार में पहले चरण के चुनावों के लिए अधिसूचना आज जारी की जाएगी। पहले चरण में 10 जिलों में 49 सीटों पर 12 अक्टूबर को मतदान होगा। कोर्ट से राहत मिलने के बाद दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती अपने कुत्ते के साथ देर रात पुलिस के सामने पेश हुए। भारती ने दिल्ली पुलिस पर लगाया बदला लेने का आरोप। भारती ने कहा कि वो 2400 घंटे जांच में सहयोग देने के लिए मौजूद रहेंगे। भारती ने गृह मंत्रालय पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे केस में सीधे गृह मंत्रालय से दिए जा रहे हैं निर्देश। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमनाथ की गिरफ्तारी पर 17 सितंबर तक रोक लगा दी है। हाईकोर्ट जब 17 सितंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। अब आम आदमी पार्टी विधायक सोमनाथ भारती के खिलाफ उनकी पत्नी लिपिका ने हत्या की कोशिश, दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के आरोप में मामले दर्ज कराए हैं। वहीं सोमनाथ भारती के पालतू कुत्ते डॉन की भी पुलिस को कस्टडी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने कल कोर्ट में डॉन की कस्टडी के लिए एप्लीकेशन मूव किया था। सोमनाथ की पत्नी का आरोप है कि गर्भवती होने के दौरान सोमनाथ अपने कुत्ते को उनके ऊपर हमले के लिए उकसाते थे। प्रधानमंत्री 18 सितंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी वाराणसी में कई कार्यक्रमों के साथ एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार से सीमावर्ती होने के चलते बिहार चुनावों के ठीक पहले पीएम के इस दौरे का राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पीएम की यात्रा को राजनीतिक रूप से और ज्यादा चार्ज करने के लिए यूपी बीजेपी की तरफ से पूर्वांचल के कई जिलों से करीब 2000 लोगों को बीजेपी में शामिल कराया गया है। पीएम की यात्रा से ठीक पहले बीजेपी की इस कोशिश को वाराणसी में बिहारी वोटर्स को प्रभावित करने के साथ साथ 2017 चुनावों के लिए माहौल बनाने के तौर पर भी देखा जा रहा है।
दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली डेंगू से 6 साल के बच्चे अमन की मौत हो गई है। परिवार वालों का आरोप है कि कई बड़े अस्पतालों ने अमन को भर्ती करने से मना कर दिया था। 3 दिन पहले ही अस्पतालों में सही वक्त पर दाखिला नहीं होने के चलते अविनाश नाम के बच्चे की डेंगू से मौत हो गई थी, जिसके बाद सदमे में उसके माता पिता ने खुदकुशी कर ली थी। पहले अविनाश और फिर अमन। डेंगू का जानलेवा डंक दिल्ली में इन 2 मासूमों के साथ साथ अब तक 11 लोगों की जान ले चुका है। दिल्ली में डेंगू के जानलेवा कहर ने एमसीडी, राज्य और केंद्र सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। आलम यह है कि सरकारी अस्पतालों में एक बेड पर 3-3, 4-4 मरीजों को रखा गया है। राजधानी दिल्ली में डेंगू 6 साल के सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। मरीजों की तादाद 2000 के करीब पहुंच गई है, लेकिन दिल्ली के तमाम सरकारी अस्पतालों में डेंगू के इलाज के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं है। मरीजों के रिश्तेदारों का आरोप यह है कि उनके बीमार परिजनों का सही से इलाज नहीं हो रहा। हालांकि देर से जागी दिल्ली सरकार जब अस्पतालों पर सख्ती करने और डेंगू को लेकर जागरूकता फैलाने की अब बात कर रही है। इधर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कल डॉक्टरों से मुलाकात की और सुबह 8:30 बजे से ही ओपीडी खोल देने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि अगले 3-4 दिन में 1000 नए बेड खरीदे जाएंगे और इसके आदेश भी दिए गए हैं। डॉक्टरों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने भी जानकारी दी है कि विभाग ने डेंगू को लेकर हेल्पलाइन नंबर 011-2330-7145 भी जारी किया है। इधर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में डेंगू का इलाज करने से इनकार के आरोप में 5 अस्पतालों के खिलाफ मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दिया। 5 अस्पतालों पर आरोप है कि उन्होंने डेंगू से पीड़ित 7 साल के अविनाश का इलाज करने से मना कर दिया था। इलाज न मिलने पर अविनाश की मौत हो गई थी, जिसके बाद उसके माता पिता ने खुदकुशी कर ली। आपको बता दें कि डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस भी 5 अस्पतालों के खिलाफ नोटिस जारी कर चुके हैं। ये 5 अस्पताल हैं: मूलचंद अस्पताल, मैक्स हॉस्पिटल, आकाश आरोग्य मंदिर, साकेत सिटी हॉस्पिटल और कालकाजी का इरीज अस्पताल। दिल्ली हाई कोर्ट में अविनाश की मौत पर दायर पीआईएल पर आज सुनवाई होगी। पीआईएल में अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। दिल्ली में डेंगू को लेकर दिल्ली के सभी स्कूलों को आदेश दिया गया है कि अगले 1 महीने तक बच्चों को पूरी बाह के कपड़े पहनकर आने को कहें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने केंद्र सरकार के अंदर आने वाले दिल्ली के सभी अस्पतालों को आदेश देते हुए कहा कि डेंगू मरीजों को इलाज से इनकार न करें। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर मरीजों को भर्ती करने के लिए अस्पताल अपने यहां बेड ज्यादा बढ़ाएं। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार एक ऐसा कानून लाने पर विचार कर रही है जिसके तहत अपने यहां मरीजों को दाखिल करने से इनकार करने वाले निजी अस्पतालों को दंडित किया जा सके। केजरीवाल ने गुरु तेग बहादुर अस्पताल और डॉक्टर हेगड़ेवार आरोग्य संस्थान सहित कई अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। दिल्ली सरकार ने 1031 हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। अहमदाबाद में भी डेंगू से 15 साल के एक बच्चे की मौत हो गई है। ये बच्चा पिछले 3 दिन से बीमार था। पिछले 24 घंटे में यहाँ डेंगू से अब तक 2 मौतें हो चुकी हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में भी डेंगू ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। यहाँ 2 रोगी डेंगू पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनका इलाज हो रहा है। राजस्थान के कोटा में डेंगू महामारी का रूप ले चुका है, लेकिन ऐसी बदतर स्थिति में भी केंद्रीय प्रयोगशाला का स्टाफ ताला लगाकर अंदर आराम फरमा रहा है। गुड़गांव में आज आम दिनों की तरह नहीं रहने वाला है। पुलिस का कहना है कि विवादित धर्मगुरु गुरमीत राम रहीम सिंह की फिल्म MSG 2 के प्रीमियर के लिए 50,000 से ज्यादा लोग आ सकते हैं। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख इस धर्मगुरु के लाखों फॉलोअर हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि लोगों को निजी कारों का इस्तेमाल से बचना चाहिए। ये फिल्म गुड़गांव के सेक्टर 29 के लेजर वैली पार्क में रिलीज हो रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एसीबी चीफ मुकेश मीणा को 23 सितंबर तक राहत दे दी है। इससे पहले दिल्ली सरकार ने एसीबी चीफ मुकेश मीणा को घेरने की तैयारी कर ली थी। मीणा के खिलाफ सरकार ने चार्जशीट बनाकर सीवीसी को भेजी। मीणा पर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल रहते हुए पर्दा घोटाले का आरोप लगा है। आरोप के मुताबिक मीणा को ये अधिकार था कि वो 6000 से नीचे के बिल खुद मंजूर कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने करीब 6000 के नीचे के करीब 3000 बिल मंजूर कर दिए। महाराष्ट्र सरकार एक फैसले पर राजनीति गरमा गई है। महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया है कि मुंबई में सिर्फ मराठी बोलने वाले ही अब ऑटो रिक्शा चला सकेंगे। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री दिवाकर राउते ने बयान देकर कहा कि अब 1 नवंबर से ऑटो परमिट हासिल करने के लिए मराठी जानना अनिवार्य होगा। हालांकि ये फैसला उन लोगों पर लागू नहीं होगा जो कि पहले से मुंबई में ऑटो चला रहे हैं। बता दें कि मुंबई में ऑटो रिक्शा टैक्सी चलाने वाले लगभग 70% ड्राइवर उत्तर भारतीय हैं। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले की राजनीतिक दलों ने आलोचना की है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने इस फैसले को कानून विरोधी बताया और संविधान विरोधी भी। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा है कि वो महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार के फैसले की कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि इस आदेश से यूपी, बिहार समेत तमाम उत्तर भारतीयों की रोजी रोटी पर असर पड़ सकता है।
यूपी में हाईकोर्ट के आदेश के बाद लगातार दूसरे दिन भी शिक्षा मित्रों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। प्रदेश के अलग अलग जिलों में शिक्षा मित्रों ने फैसले का विरोध किया। इलाहाबाद में शिक्षा मित्रों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान एक शख्स ने आजाद पार्क में सरेआम आत्महत्या की कोशिश की। रामपुर के शिक्षा मित्रों ने भी बीएसए कार्यालय में एकत्रित होकर हाईकोर्ट के निर्णय का विरोध किया और साथ ही जिलाधिकारी से रामपुर के सभी 22,000 शिक्षा मित्रों को परिवार सहित इच्छा मृत्यु की इजाजत देने की मांग की। वहीं हाथरस में सैकड़ों की संख्या में शिक्षा मित्रों ने स्थानीय सांसद के घर का घेराव किया। इस दौरान 2 महिला शिक्षा मित्रों की तबीयत भी बिगड़ गई। वहीं लखीमपुर खीरी में भी हर ब्लॉक में शिक्षा मित्र ने हाईकोर्ट के फैसले का विरोध किया और स्कूलों में ताले लगाकर प्रदर्शन किया। झांसी कलेक्ट्रेट प्रदर्शन करने पहुंचे शिक्षा मित्रों में से एक शख्स ने गमछे से फंदा लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। अरविंद घोष नाम के इस शिक्षा मित्र को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बलिया में भी जुलूस निकालकर शिक्षा मित्रों ने खुद को बहाल किए जाने की मांग को लेकर उग्र प्रदर्शन किया, जिससे शहर में कई घंटों तक जाम और अफरा तफरी मची रही। यूपी के नगर विकास मंत्री आजम खान ने कहा है कि शिक्षा मित्रों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की रोक से यूपी में माहौल खराब हो रहा है। उन्होंने कहा कि वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट जाने की बात भी कह रही। बरेली पुलिस ने हरिद्वार के जिला पंचायत अध्यक्ष की गाड़ी से 1 करोड़ 1 लाख रुपए बरामद किए। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई कर पैसा पकड़ा है। जिस गाड़ी में पैसे मिले वो गाड़ी हरिद्वार के जिला पंचायत अध्यक्ष अंजुम बेगम की थी। पुलिस ने लगभग 60 किलोमीटर तक गाड़ी का पीछा किया और बरेली और शाहजहांपुर के बॉर्डर पर रोड ब्लॉक करके गाड़ी को रोका। गोरखपुर के गीता प्रेस में हड़ताल खत्म कर कर्मचारी आज से काम पर वापस लौट आए हैं। पिछली 8 तारीख से कर्मचारी हड़ताल पर थे। प्रबंधन से बातचीत के बाद कर्मचारियों ने हड़ताल वापस ले ली है। हालांकि हड़ताल वापस करवाने में यूपी सरकार की भी भूमिका रही है। वेतन बढ़ाने के मुद्दे पर बातचीत के दौरान हुई बदसलूकी को लेकर प्रबंधन ने 12 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया था, जिसके विरोध में कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे। जिस देश की आधी आबादी एक वक्त का ही खाना खाता है, उसका बादशाह इतने महंगे कपड़े कैसे पहनता है, ये कहना है उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आजम खान का, जिन्होंने पीएम मोदी पर उनके चुनाव क्षेत्र वाराणसी में जाकर तंज कसा। मध्य प्रदेश के पेटलवाद ब्लास्ट में बीजेपी और आरएसएस पर आरोप लग रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मुख्य प्रवक्ता के मिश्रा और संजीव श्रीवास्तव पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। पटेलवाद हादसे के मुख्य आरोपी राजेंद्र कांसवा के आरएसएस से संबंध बताने के लिए जारी की गई फोटो में छेड़छाड़ करने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई है। केरल के कोटमंगलम में 6 साल का हाथी का एक बच्चा पानी से भरे गड्ढे में गिर गया, जिसे काफी मशक्कत के बाद निकाला गया। हाथी के बच्चे को निकालने के लिए जेसीबी मशीन का प्रयोग किया गया। बाहर निकालने के बाद हाथी के बच्चे को जंगलों में छोड़ दिया गया। सोशल मीडिया पर चोरी का एक वीडियो वायरल हो चुका है। वीडियो में एक आदमी सड़क किनारे जल रहे बल्ब चुरा रहा है। आदमी अपनी स्कूटर से उतरकर बल्ब के पास जाता है और मौका पाकर बल्ब निकाल लेता है। वह व्यक्ति इस बात से अनजान था कि उसकी ये शर्मनाक हरकत पास ही में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही है। 12 सितंबर का ये वीडियो जम्मू के एक बाजार का है। कुंभ के पावन पर्व के दौरान गोदावरी में मानसरोवर झील का पवित्र जल मिलाने के लिए महाराष्ट्र से गए डेलीगेशन ने प्रसिद्ध मानसरोवर झील से पवित्र जल लिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में पाक हमले में शहीद हुए सोहनलाल यादव का पूरे राजकीय सम्मान के साथ कल अंतिम संस्कार किया गया। शहीद की अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। रविवार को जम्मू के राजौरी जिले में पाकिस्तान द्वारा सीजफायर का उल्लंघन कर मोर्टार दागे गए थे। इस हमले में सोहनलाल यादव शहीद हो गए थे। झारखंड में महंगे होने लगे पेट्रोल और डीजल के दाम। अब राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 22% या फिर प्रति लीटर 12.5 रुपये वैट वसूलने का फैसला कर लिया है। यूपी के लोक निर्माण मंत्री शिवपाल यादव ने एक बार फिर से प्रदेश में विकास की धीमी रफ्तार के लिए नौकरशाही को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि अंगेबाज अफसरों के चलते विकास की रफ्तार धीमी पड़ गई है। मॉल एवेन्यू में मायावती के घर के सामने पुल बनाने के बाद एसपी सरकार ने मायावती के समय में बनाए गए 3 कमरों को ढा दिया है। ये कमरे मायावती सरकार में सुरक्षा कर्मियों के लिए बनाए गए थे। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कमरा खाली कराने पर एक महिला ने जमकर हंगामा किया। महिला को काबू करने के लिए पुलिस के भी पसीने छूट गए। विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे के लिए आरजेडी में बीती रात रस्म अदायगी की गई। आरजेडी की प्रदेश संसदीय बोर्ड की बैठक में टिकट बांटने के लिए लालू प्रसाद यादव को अधिकृत कर दिया गया।
बिहार में कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर हमला तेज कर दिया। पार्टी मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए बिहार में यूपीए के समय में हुए काम का प्रचार किया जा रहा है और एनडीए के वायदों और जुमलेबाजी पर हमले हो रही हैं। यूपी के पीलीभीत में एक शख्स ने 10 साल की किशोरी को टॉफी और 10 का नोट देकर दुष्कर्म करने की प्रयास किया। किशोरी के परिजन की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के संभल में शौच के लिए गई एक युवती के साथ बंदूक की नोक पर एक युवक ने बलात्कार किया। पीड़ित की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी अब भी फरार है। सीकर में 6 साल के मासूम के साथ हुए रेप के खिलाफ लक्ष्मणगढ़ में मौन जुलूस निकाला गया। झुंझुनू में भी पीड़ित को इंसाफ दिलाने के लिए लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। जयपुर में प्रमोशन नहीं मिलने से दुखी दृष्टिहीन संगीत टीचर ने सरकार से लगाई इच्छा मृत्यु की गुहार। 34 साल से प्रमोशन न मिलने के बाद लगाई है ये गुहार। राजस्थान के टोंक जिले में पुलिस ने एक कंप्यूटर चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। ये गिरोह सरकारी स्कूलों से कंप्यूटर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। प्रियंका चोपड़ा ने ट्वीट कर अपनी आने वाली फिल्म जय गंगाजल का फर्स्ट लुक लोगों के साथ शेयर किया। प्रियंका ने गंगाजल में काम देने के लिए प्रकाश झा का भी शुक्रिया अदा किया। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की फिल्म बाजीराव मस्तानी का पहला गाना पुणे में रिलीज किया गया। इस गाना को भगवान गणेश के लिए समर्पित किया गया है। इंडियाज मोस्ट अट्रैक्टिव पर्सनालिटी की खोज के लिए कराए गए एक सर्वे में सलमान टॉप पर पाए गए हैं। देश के 16 राज्यों में कराए गए सर्वे में ज्यादातर लोगों ने सलमान खान की पर्सनालिटी को सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव बताया।